हमारे साथ मयूरेश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं और उनसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आरबीआई ने कल ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करी हैं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को लेकर। मयूरेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, आप कैसी लगी आपको ये गाइडलाइंस? किन कंपनियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है? क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट थी पिछली बार जिन कंपनियों ने अर्जी दी थी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए, लेकिन 2 ही कंपनियों को मिला था। अब उम्मीदें फिर से जगेंगी। आपकी कौन सी कंपनियों पर नजर है? मॉर्निंग हेमंत जी, मुझे लगता है आई थिंक जैसे अनाउंसमेंट हुई है ये पॉजिटिव है एनबीएफसीज के लिए, और जैसे ऑन टैप है आई थिंक द प्रोसीजर कंटिन्यूज फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। जैसे गाइडलाइंस आई है, मुझे लगता है आई थिंक कि एनबीएफसीज जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो, एलआईसी हो, दीवान हो, आईएफएल होल्डिंग्स हो, जिन्होंने पहले भी आई थिंक कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पेमेंट बैंक लाइसेंस और अ स्मॉल बैंकिंग लाइसेंस, मुझे लगता है आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और जो स्मॉल पेमेंट बैंक जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, आई थिंक दैट conversion will also take place, or their hope of converting into universal bank। तो मुझे लगता है सारे ये स्टॉक्स जो रिलेटेड एनबीएफसीज हैं, मुझे लगता है पॉजिटिवली और सेंटिमेंटली रिएक्ट करेंगे। बट वन मस्ट रियली अंडरस्टैंड कि काफी समय लगने वाला है। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, दिस इज अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, बोथ इन टर्म्स ऑफ कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एज वेल एज अर्निंग्स। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंटली पॉजिटिव होगा एनबीएफसीज के लिए, बट विच एनबीएफसीज अप्लाई, किसको मिलता है, कौन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है और कैसे रिटर्न आती है, लॉन्ग रन प्रोसेस हो। बिल्कुल, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन इसमें एक क्लोज जो बड़ा इंटरेस्टिंग डाला है वो है कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को ये लाइसेंसेस देने के खिलाफ हैं गाइडलाइंस। तो ऐसे में बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज लाइसेंस ले पाएंगे, इसकी संभावना कम है। तो बजाज फाइनेंस, एलआईसी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियों के लिए मुश्किल होगा इस बार लाइसेंस हासिल करना। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं लाइसेंस लेने की बनती इक्विटास जैसी कंपनियों के लिए, एलआईसी हाउसिंग जैसी कंपनियों के लिए, इनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जेएम फाइनेंशियल के लिए भी शायद विक्रम पंडित जी ने वहाँ पर आए थे और होप्स देखिए वहाँ पर भी काफ़ी जगी हुई थी पिछली बार की लाइसेंस मिलेगा उन्हें। यही कंपनियाँ, और जो खासतौर से जो स्मॉल बैंक के लाइसेंस ले चुकी है, पेमेंट बैंक के लाइसेंस ले चुकी है, उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा ऑन टैप लाइसेंस लेंगे। ऑन टैप लाइसेंस का मतलब ये कि ठीक उसी तरह से कि ऐसा नहीं कि आपको एप्लीकेशन देनी होगी किसी एक तय सीमा पर, जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उसे आरबीआई स्क्रूटनाइज करेगा, फिर लाइसेंस देगा। कभी भी जब आपका मन है जाएं एप्लीकेशन दे, आरबीआई से जांच करेगा, लगेगा तो लाइसेंस दे देगा। इसका मतलब ये होता है। हालांकि ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, फाइनल गाइडलाइंस बनना बाकी है। 18 जून तक सुझाव आएंगे, उसके बाद फाइनल गाइडलाइंस आएगी, उसके बाद देखेंगे कौन उसमें एलिजिबल होगा। लेकिन इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग जो दिख रहा है नाम, वो इक्विटास, जो आपके सामने आज नतीजे भी पेश करने वाला है। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे हैं, और चूंकि स्मॉल बैंक का लाइसेंस भी इसे मिला हुआ है। इस स्टॉक पर मैं राय लेना चाहता हूँ संदीप जैन से, क्योंकि संदीप इसे क्लोजली ट्रैक करते आए हमेशा से आईपीओ के वक्त से। संदीप, क्या लगता है 145 रुपये में निवेश के लायक है ये शेयर? देखिए, पिछली बार जब आईपीओ का लिस्टिंग था तो उस दिन भी शायद ये 145-47 के लगभग जाके फिर करेक्शन दिया था, और ओवरऑल 109-10 रुपये के लगभग पे आईपीओ आया, और जिस तरीके से प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 145 का लेवल ऐसा लेवल है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी बन सके, तो एक बार नीचे आए 130-35 का जो लेवल्स है, जहाँ पे सपोर्ट लिया था आईपीओ वाले दिन, क्योंकि वो बहुत अहम दिन था, और उसके बाद 2-3 दिनों की थोड़ी सी लल के बाद ओवरऑल थोड़ी तेज़ी आई है। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और उज्जीवन है, और कंपटीशन बहुत है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से आरबीआई भी ऑन टैप ये सिस्टम स्टार्ट किए हैं, और बहुत सारे पेमेंट बैंक्स आने वाले हैं, तो इतना इजी नहीं होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को आगे भी सस्टेन कर पाए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए, बट ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक। एंड जो माइक्रो फाइनेंस और ये सारे बिजनेसेस है बहुत ही मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं, एंड वहाँ पे डेलिंक्वेंसी रेशियोज भी कम होते हैं, तो मेरे हिसाब से डिक्लाइंस पे खरीदें। राइट, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय इक्विटास में अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासतौर पर उज्जीवन की जो लिस्टिंग होगी, 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था वो इशू, इवन थायरोकेयर की लिस्टिंग होगी, इस सब पर भी बात होगी, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पर आज अभी बात होना बाकी है। ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठकराल भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त मयूरेश जोशी, संदीप जैन, संदीप वागले और राकेश बंसल।
अब एक स्टॉक जो कल का स्टार परफॉर्मर वो है एचडीएफसी लिमिटेड। जैसा हेमंत कह भी रहे थे कि आधी तेजी तो खाली अकेले एचडीएफसी ने संभाली। और अगर खबरों से रिलेट करना चाहें कि क्यों एचडीएफसी इतना भाग गया, तो जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि $400 मिलियन का, यानी कि लगभग 2000 करोड़ का एक आईपीओ लाने की तैयारी है कंपनी की एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का, जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी है, और उसके लिए कुछ मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करने की बात हुई। ये खबर आ जाइए अगर मैं कल के मुंह को उससे जोड़ने की कोशिश करूँ तो। अब यहाँ पर राय मैं लेना चाहता हूँ मयूरेश आपसे, क्या एचडीएफसी नतीजों के बाद जिस तरह से भागा है, एक बार हम आपको 15 दिन या महीने भर का चार्ट दिखाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरह से रिजल्ट के बाद वन साइडेड तेजी बनी, और 2-3 ब्रोकरेज हाउस ने जो अपग्रेड किया उसके बाद स्टॉक तेजी से भागता हुआ नजर आया। क्या करना चाहिए? 1160-65 के आसपास खरीदेंगे आप? मॉर्निंग अनिल जी, जैसे नंबर्स आए थे मोर और लेस इन लाइन थे, और जैसे एक्सपेक्टेशन से आगे जाते वक्त लोन ग्रोथ की, स्प्रेड्स की, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है एचडीएफसी, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आगे बरकरार रहेगी। जहां तक एलआई उनकी जो इंश्योरेंस आर्म की आई थिंक जो लिस्टिंग की बात है, मुझे लगता है जो एम्बेडेड वैल्यू मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है इज एनीवेयर बिटवीन 20 to 25,000, और ये रेंज काफी वाइड है क्योंकि काफी रेशियोज देखने पड़ते हैं। क्या यूलिप का कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूलिप का क्या है, सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है, एक्सपेंसेस रेशियो क्या है, जो एचडीएफसी लाइफ के लिए अपेरेंटली और द लास्ट 1 ईयर हैज इंच्ड अप। तो मुझे लगता है एम्बेडेड वैल्यू फॉर इट्स इंश्योरेंस आर्म एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट रहेगा। और अगर हम सब्सिडीज को वैल्यू करें एक्स एचडीएफसी बैंक, आई थिंक 125 से 150 रुपये सिर्फ सब्सिडीज से आता है विद एन अपसाइड इफ द एम्बेडेड वैल्यू इज मच मोर फॉर द इंश्योरेंस आर्म। हाउएवर आई थिंक जो वैल्यूएशंस एचडीएफसी कमांड करता है ये हमेशा प्रीमियम पे थे सेंसेक्स के, और ये शायद आगे बरकरार रहेंगे बिकॉज ऑफ इट्स बुक क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के स्टॉक को होल्ड करते हैं डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक विच विल गिव यू कंसिस्टेंट रिटर्न्स। एक बहुत फ्लो पैटर्न इसका बहुत कंसिस्टेंट रहता है, और हालांकि करेक्शन हुआ है स्टॉक में, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड नॉट गेट बेटर। चलिए, इस हफ्ते का दिग्गज स्टार प्रदर्शक और नंबर्स आने के बाद से लगातार इसमें और तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अच्छी डिलीवरी बेस पाएंगे यहाँ पर बन रही है। लेकिन एक स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूँ चार्ट पर, बंसल जी आपसे, इमामी काफ़ी अच्छे नंबर्स इन्होंने भी कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए। हर पैमाने पर देखिए, रेवेन्यू में करीब 21% का इजाफा, एबिटा मार्जिन देखिए 25.5% से बढ़कर 27% के, प्रॉफिट देखिए 11% बढ़ा है। और हमने देखा है एफएमसीजी कंपनियों से जितना डर था, इस बार नंबर्स इतने कमज़ोर हैं नहीं। मारिको के नंबर्स अच्छे थे, वॉल्यूम ग्रोथ के, डाबर के नंबर्स अच्छे थे। ये बताइए इमामी के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत, चार्ट पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कल के सत्र में एक रिवर्सल देखने को मिला है। कल की क्लोजिंग अराउंड 978 की है, नीचे में 965 एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ऊपर में 1006 तक के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करें 1006 के आसपास के लेवल्स के लिए। देखना होगा स्टॉक आज वहां तक पहुंचता है या नहीं। लेकिन आईटीसी ये दूसरा स्टॉक है जहां पर एक्शन आपको दिख सकता है, क्योंकि 4 मई से इन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने कहा अब जो सिगरेट बेचते हैं, सिगरेट के जो पैकेट्स हैं, उस पैकेट्स के 85% हिस्से पर आप फोटो छापिए, वो जो डरावनी वाली होती है जिसमें आप टोबैको खाते हैं। और कंपनियां कह रही हैं कि अगर ये छाप दिया तो बचे हुए हिस्से में हम भाव भी नहीं छाप सकते कि भाव क्या है कंपनी के। अब इस मामले को लेकर आईटीसी ने कहा कि जब तक हम ये सरकार की जो आदेश है इसका पालन नहीं कर सकते तब तक फायदा नहीं सिगरेट का प्रोडक्शन करके, क्योंकि हम ऐसा पैकेज कर नहीं पाएंगे और बेच नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया बंद। अब संदीप जी ये बताइए कि भले ही सिगरेट का रेवेन्यू धीमे धीमे पूरे ओवरऑल आईटीसी के कारोबार में कम हो रहा है, इतना डिपेंडेंस नहीं, लेकिन सेंटिमेंट के हिसाब से तो ये खबर है। आईटीसी में क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि जब भी इन टाइप की न्यूज आती है उसके नेक्स्ट डे मैं जनरली शो पे रहा हूँ आईटीसी को लेकर। पहले तो मैं भी बहुत हिम्मत करता था इसको रेकमेंड करने की, बट अब मेरी भी हिम्मत टूट गई है इसको रेकमेंड करने की, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से निकल ही जाए तो बेहतर होगा। सरकार पीछे पड़ चुकी है अब इस सेगमेंट के, और 85% इनफैक्ट सरकार अगर देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग और या प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75-25 है, तो इसमें 85 का 15% में रह क्या जाएगा। वैसे ही बहुत डर लग रहा है उस पोस्टर को देखकर। हालांकि मतलब मैं इसका सेवन नहीं करता, बट देख के और डर लगता है कि बस आगे भी नहीं हो।
85% इज अ वेरी बिग पोस्टर ऑन अ डब्बा, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। संदीप जी का डिस्क्लोजर ये है कि वो डिस्क्लेजर जो भी कहना चाहे कि वो स्मोक नहीं करते, लेकिन मैं सोचा पोल करवाऊं मैं आप सबके बीच में, वागले साहब, राकेश बंसल जी, मयूरेश जोशी, खाली यस और नो, मतलब बाय या सेल, आईटीसी बाय है या सेल? मयूरेश आप बताएं। ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा, मैं दूर रहूंगा स्टॉक से। ओके चलिए राकेश। अनिल जी सेल नहीं, स्ट्रॉन्ग सेल है इन स्तरों पे, काफी खराब चार्ट पे ब्रेकडाउन है और बेचना चाहिए इन स्तरों पर इसको। वागले साहब सेल। चलिए तो सेल की तरफ चलिए, दोनों जो टेक्निकल एक्सपर्ट दोनों ने कह दिया सेल है, और संदीप भी मोर और लेस सेल की तरफ है, या खरीदेंगे तो नहीं सेल है, और न्यूट्रल कॉल है मयूरेश का। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज आपके लिए एक्शन बनेगा नतीजों के दम पर। मेरी लिस्ट में तलवलकर से जी शिपिंग है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ हमारे एक और नए एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल हमारे साथ है। वायदा कारोबार पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि निफ्टी पहले किधर जाएगा, 7,700 के नीचे या 7,800 के ऊपर? बताइए हेमंत जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे हिसाब से अनिल जी थोड़ा सा बाजार वीक है अभी, क्योंकि हर हायर साइड पे जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वो बहुत क्लियर सिग्नल्स हैं कि मार्केट शायद एक बार पहले 7650 76 की तरफ जाएगा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में भी देखें तो अब ये जो मंथ शुरू हुआ है इसमें ओपन इंटरेस्ट डाउन साइड पे शिफ्ट हो रहा है कॉल्स का, 8000 से 79, 79 से 78, तो क्लियर सिग्नल्स हैं कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और अब 77 पुट में जहां सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहां पे भी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनवाइंड होते हुए देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी सेल ऑन राइज पे है और शायद एक बार पहले हमें 7650 7600 टेस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। हेमंत जी गुड मॉर्निंग, ये बताइए क्या बैंक निफ्टी में भी यही संकेत मिल रहे हैं और क्या ये ज्यादा गिर सकता है निफ्टी के मुकाबले? देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो काफ़ी कुछ सिग्नल सेम है ऑप्शंस डेटा के हिसाब से, क्योंकि पहले 17,000 का कॉल राइटर शिफ्ट हो रहा है 16,500 पे और 16,500 का पुट राइटर नीचे की शिफ्ट हो रहा है 16,000 में। बैंक निफ्टी को जो 2-3 चीज़ें बचा रही हैं अभी तक वो है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और येस बैंक। ये चारों बैंक में अभी तक भी उतनी बिकवाली नहीं आई है और ICICI बैंक लगातार वीक होता जा रहा है SBI के साथ, तो दैट इज व्हाट इज पुटिंग प्रेशर। तो अगर कभी HDFC बैंक स्लिप हुआ तो मेरे ख्याल एक ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है हमारे को बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल ऑप्शंस का जिस तरह से सेटअप तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी में भी सिग्नल सेम है। मुझे ऐसे लगता है बैंक निफ्टी एक बार पहले 16,000 या 15,950 तक आएगा, फिर वहां से कुछ ऊपर जाने या रिबाउंड की गुंजाइश बनती है और वो लेवल बहुत बड़ा कॉन्साइड कर रहा है ICICI बैंक के 205 208 के लेवल के साथ। तो इसका मतलब अगर वीकनेस आएगी तो ICICI बैंक ही सबसे पहले ज्यादा नीचे आएगा। ऑलराइट, तो ICICI बैंक ज़्यादा तेज़ी से खिसक सकता है नीचे की तरफ और आप देखिए कल भी ये सस्टेन नहीं कर पाया, जब बाजार बंद होने के कगार पर था तब इसने अपनी पूरी जो बढ़त बनाई थी इंट्राडे में वो गंवा दी थी। तो इस शेयर पर नजर रखिए और ये हफ्ता इस बैंक के लिए बेहद कमजोरी भरा भी रहा है। लेकिन जो कुछ नंबर्स आए हैं मार्केट बंद होने के बाद उस पर बात कर लेते हैं। MCX के नंबर्स काफ़ी कमजोर आए, 45% मुनाफा घटा है, मार्जिन देखिए 56% से घटकर 30% के आसपास के पहुंच गए हैं। चार्ट्स पर राकेश MCX कैसा लगता है आपको, कौन से लेवल पर सपोर्ट है इसके लिए? देखिए MCX का अगर आप चार्ट देखें तो नीचे से स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल बनाया था और कल तक नतीजे आने से पहले ऐसा लग रहा था कि स्टॉक शायद एक बड़ा ब्रेकआउट 927 के ऊपर दिखा है। एज ऑफ नाउ चार्ट्स पॉजिटिव हैं। नीचे में स्टॉक के लिए देखें तो 880 से लेकर 885 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 880 के लेवल स्टॉक नीचे में डिसाइसिवली तोड़ता है तब एक ट्रेंड रिवर्सल देखना पड़ेगा, तब स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आएगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त MCX के स्टॉक पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शुरुआत होने वाली है प्री ओपनिंग सेशन की। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, और शुरुआत इसलिए भी अहम है
क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी है 40 अंक नीचे एशियाई बाजारों की कमजोरी के चलते। लेकिन इसके अलावा एक्शन होगा आपका एफआईज की रिपोर्ट्स के दम पर, बताएंगे कौन से शेयरों पर उनकी नजर है। साथ ही आपको ये भी बताने वाले कि आज टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, अगर आप आज के बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखकर ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक 2020 का अपडेट और करेंसी मार्केट की ओपनिंग, ये सब कुछ देखिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। इससे पहले एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप जैन, हेमंत ठुकराल, मयूरेश जोशी, राकेश बंसल। ठुकराल साहब, आपकी कुछ ट्रेडिंग कॉल्स में देख रहा हूं, सबसे पहले उस लिस्ट में ऊपर है कैस्ट्रॉल, बताइए इसके बारे में। हाँ अनिल जी, कल इस स्टॉक ने रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखा है, एडिशन इनफैक्ट 37% ओआई एडिशन देखा और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हुआ है और क्लियरली कल स्टॉक 405 के ऊपर सस्टेन कर पाया, जो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस भी था टेक्निकली। तो व्हाट वी फील इज कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 429 430 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां तक स्टॉक जाना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस रखना है 401 का, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब अगर 401 के नीचे नहीं जाता है तो ये टारगेट बहुत इजीली पॉसिबल है इन नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो कैस्ट्रॉल पर नजर होनी चाहिए। कल राकेश भी इस शेयर पर काफी बुलिश थे। जब दोपहर में राकेश आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकती है और आपके बोलने के बाद ये बढ़ा भी है। इसके अलावा राकेश, आपकी पिक्स कौन सी हैं आज के लिए, बताइए। बाय कॉल रहेगा सीमेंस में, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में 1130 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में मुझे लगता है 1250 एक इमीडिएट टारगेट है। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा एलएनटी पर। एलएनटी में काफी समय पहले ब्रेकआउट हुआ था बट स्टॉक चल नहीं रहा है। 1240 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है। 1240 के स्टॉप लॉस से एलएनटी को बाय करना चाहिए 1327 के टारगेट के लिए। तो संदीप जैन बुलिश थे सीमेंस पर, राकेश बंसल बुलिश हैं सीमेंस पर और संदीप वागलेव जी भी बुलिश थे सीमेंस पर। तो ये कॉल है जो कंसेंसस कॉल के तौर पर निकल रहा है इस समय। और आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजे आ जाए। और पिछली बार सीमेंस ने अच्छे नतीजे दिए थे तो लोगों को लग रहा है कि इस बार भी नंबर अच्छे आने चाहिए और कल एक अच्छी रैली देखने को भी मिली। अब यही बड़ा सवाल तो ये कि नतीजे के बाद ये स्टॉक टिकना चाहिए, उसके बाद भी क्या ऊपरी स्तर पर रह पाएगा। तो ये राय हम थोड़ी देर में मयूरेश से लेंगे कि क्या सीमेंस में इन लेवल्स पर निवेश बनता है। उससे पहले आपको बता दूं कैसी शुरुआत होने वाली है भारतीय बाजारों की। उससे पहले एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर, और वो ये है कि एशियाई बाजारों में कमजोरी बढ़ रही है। अब आप देखिए 1.25 से 1.5% कमज़ोर हो गए निक्केई के बाजार, जापान के, हांगकांग में भी 1.25% के आसपास का नुकसान हो गया। ये बाहर के बाजार जो है ना, निक्केई 1% 1.5% है, हांगकांग तो ये थोड़े थोड़े ज़्यादा कमज़ोर होते दिख रहे हैं। शंघाई 1.5% चला गया, स्ट्रेट टाइम 1.25% नीचे, हांगकांग 1.5%, निक्केई 0.25% नीचे। तो ये सारे बाजार थोड़े ढीले हो रहे हैं। देखते हैं हम कितनी कमजोरी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आ चुकी है। आईटीसी 10% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर, और टेक महिंद्रा 8%, कोटक महिंद्रा 6%। और ये सारे लेवल्स नहीं दिखेंगे आपको, और नहीं ये लेवल दिखेंगे जो डॉक्टर रेड्डीज दिखा रहा है शुरुआती कारोबार में 9% ऊपर और ल्यूपिन 5% ऊपर। लेकिन रुपए के लेवल्स एकदम परफेक्ट, सही और एक्चुअल, और वो है 66 रुपये 57 पैसे, 2 पैसे की मामूली सी कमजोरी, रुपए में 2 से 3 पैसे की कमजोरी। तो स्टेबल शुरुआत हुई है इस वक्त रुपए की, यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल, और आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे दिए हैं, उन शेयरों पर नजर होनी चाहिए। तलवरकर फिटनेस 11% मजबूती के साथ दिखा रहा है, अच्छी नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान कंपोजिट जैसे स्टॉक्स भी हैं जो बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, 8 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गया है। MCX हालांकि कमजोरी के साथ आज खुलेगा, इसके नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, 4% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तलवरकर फिटनेस और नोसिल, इन दोनों के नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, और इस पर राय आपसे लेना चाहता हूं बंसल जी, कैसे लग रहे हैं इनके चार्ट्स, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आप तलवरकर्स की बात करें तो टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। ओनली पॉजिटिव चीज लगती है कि स्टॉक ने 184 185 के अराउंड एक बॉटम लगाया हुआ है। लेवल्स की बात करें तो ऊपर में 204 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर स्टॉक 204 के ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, तब स्टॉक के अंदर 218 के लेवल्स
देखने को मिल सकते हैं। और अगर नोसिल की बात करें तो इधर टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नीचे में 50 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस है और इस स्टॉक में 58-59 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके 58-59 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एक्शन हो सकता है JSPL और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए इस पर राय लेना चाहूँगा। खबरें ये आ रही, देखिए JSW एनर्जी और JSPL के बीच में जो डील हुई जिसमें JSPL ने अपना 1000 मेगावाट का छत्तीसगढ़ का प्लांट बेचा, वो तो कुछ काम आया नहीं, शेयर चला ही नहीं, वापस नीचे आ गया। अब आज खबरें ये आ रही है हेमंत जी की कुछ और एसेट्स बेच सकते हैं कर्ज कम करने के लिए। क्या कुछ मौका दिखता है खरीदारी करने का, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो हाल है कमोडिटीज का उसको देखते हुए शॉर्ट ही करें? देखिए दो चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक एक बहुत अहम सपोर्ट के आसपास है, दैट इज 63-64, वो एक टेक्निकल बात हो गई। लेकिन जिस तरह से हर मेटल स्टॉक में कॉल राइटर्स नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, वो क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स को मेरे ख्याल रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जिंदल स्टील एंड पावर में मेरे ख्याल 70 अब बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस हो गया है। तो अगर आप न्यूज़ बेस्ड खेलना चाहते हैं तो 63 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं, बट ओवरऑल सेंटिमेंट वीक ही है। तो मेरे ख्याल से अगर न्यूज़ के अलावा मुझे इसमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा डेटा वाइज। चलिए, तो डेटा वाइज कोई पॉजिटिव संकेत यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, तेजी का ध्यान नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप देखिए, हम आपको कुछ देर पहले कह रहे थे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे आए हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू हम आपको सामने पेश करेंगे और वक्त हो गया अब यही जानने का कि दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस, घरेलू ब्रोकरेजेस नतीजों के बाद अब क्या राय रख रहे हैं। डिम्पी बताइए, क्या कहना है हीरो मोटोकॉर्प पर, और आयशर के नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल, दोनों के नंबर्स आए और दोनों को लेकर अब ब्रोकरेज हाउसेस ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत बटी हुई सी दिख रही है। जैसे पहले आपको आयशर्स के नंबर अगर आप देखें तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि मैक्वारी की जो रिकमेंडेशन है वो साफ है कि इसमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग रखी जा सकती है। उनका कहना है कि जो अबीटा 75% की ग्रोथ के साथ आया है ये अच्छा है, बेहतर है और ये आगे भी मेंटेन रहेगा। रॉयल एनफील्ड की सेल्स ग्रोथ पे काफ़ी बुलिश है और उनका ये भी मानना है कि जो CAGR है वो आने वाले दिनों में भी करीब 48% की ग्रोथ के साथ ही कंपनीज चलती हुई दिखेंगी। तो ये मैक्वारी की रिकमेंडेशन थी। CLSA ने भी रिपोर्ट की है आयशर को लेकर। उन्होंने कहा है कि टारगेट जो है इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ाया, सिर्फ 350 रुपये की ही बढ़त यहाँ पे दिखाई है। उनका कहना है कि जो वोल्वो आयशर है उसने थोड़े से टारगेट को मिस कर दिया, एस्टिमेट से थोड़ा कमज़ोर रहा है। इसके अलावा उनका पैट और अबीटा पे भी एक कमेंट है कि आने वाले दिनों में करीब 7%, क्योंकि इस बार कम आया है तो आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। तो CLSA ने वार्निंग के साथ थोड़ा सा ये किया है, लेकिन टारगेट को इंप्रूव कर दिया। मॉर्गन स्टैनले की भी रिपोर्ट आई है आयशर पे। उन्होंने कहा है कि जो मार्जिन है वो 30% के रॉयल एनफील्ड पे आगे भी मेंटेन रह सकते हैं, जो इस बार भी अच्छे बने हुए हैं और आने वाले दिनों महीने के 16-17 के अंदर भी ये मेंटेन आपको दिखेंगे। इसका उन्होंने टारगेट भी इंक्रीज किया है, 20,663 से सीधा 23,000 रुपये का टारगेट इन्होंने कर दिया है। आयशर पे ही क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आई है जिनका कहना है कि अभी न्यूट्रल रेटिंग इसको रखा जाएगा। एक्सपोर्ट कंपनी आगे कैसे करती है इस पर काफ़ी वॉच किया जाएगा, लेकिन हाँ फिलहाल इन्होंने भी टारगेट इसका इंप्रूव किया, वो 19,000 से बढ़ाकर सीधा 20,000 की कैटेगरी में ले आए। और उनका ये कहना है कि आगे चल के ये देखना होगा कि डिमांड अगले 3 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर क्या यही पेस के साथ रहती है या फिर नहीं। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर भी क्रेडिट स्विस की ही रिपोर्ट है। उन्होंने न्यूट्रल कॉल जो रेटिंग थी इसकी अपनी वो एज इट इज मेंटेन रखी है और लक्ष्य 2590 का कर दिया है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि आगे वाले दिनों में हो सकता है जो अगले 6 माह यानी कि जब 6 महीने पूरे होंगे तब हो सकता है कि आगे चल के ग्रोथ जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें कुछ हद तक दबाव आता हुआ दिखे। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स लेकिन वो कह रहे हैं कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर आए और कमोडिटी के प्राइसेस आगे चल के अगर बढ़ते हैं तो Q2 के अंदर प्रेशर इनको देखने को मिल सकता है। इसके साथ इन्होंने रिपोर्ट दी है। CLSA की भी रिपोर्ट है हीरो मोटोकॉर्प पे। उन्होंने कहा है कि आप इस पे रिटेल सेल ही रखें और उनकी जो रेटिंग है सेल की वो बरकरार है, 2300 के टारगेट है। उनका कहना है कि आगे चल के जो कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे उससे आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। निमोरा ने डाउनग्रेड से रेटिंग इसके न्यूट्रल कर दिया है और 2906 का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि 9% की जो ग्रोथ है वो आगे थोड़ा मुश्किल है वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रखना। और ये भी उन्होंने कहा है कि आगे चल के रिवाइवल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण पेनिट्रेशन से ही होगा, जो कि अगली 6 माह में नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसके देखने। और साथ ही डॉच बैंक की भी रिपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प पे उन्होंने कहा है कि 3250 का टारगेट रखें। इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही कि मार्जिन्स आगे चल के थोड़े प्रेशर में रहेंगे। ठीक बात है, ये तमाम रिपोर्ट्स इन शेयरों पर, लेकिन देख लेते हैं हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स जो 2020 का मैच हर रोज खेलते, आज उनकी रिकमेंडेशंस कहाँ हैं? 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। पूरी टीम देखिए,
किस तरह से निकल कर आई है। जेएम फाइनेंशियल्स, DHFL, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिस पर नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने माफ कीजिएगा RBI ने कल ड्राफ्ट गाइडलाइंस पेश करी हैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। दोनों ही दावेदार हैं, TVG और गीतांजलि जेम्स। अक्षय तृतीया है क्योंकि सोमवार को, उससे पहले यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। ITC के लिए खराब खबर आई है और डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। कल वर्कर्स फिटनेस को बेहतरीन नंबर्स इसने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। स्पिक और फैक्ट टू फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी नजर रखिए। प्री मानसून शावर्स देश के अन्य कई भागों में देखने को मिल रहे हैं और अच्छे मानसून के एक्सपेक्टेशंस के चलते यहां पर तेजी बन सकती है। और फ्री हिट का दर्जा दिया है इंडिया ग्लाइकॉल को, सीधा प्ले बन रहा है ये इथेनॉल का। अब जिस तरह से नया प्लांट इन्होंने अपना शुरू किया है इथेनॉल का, और प्राज पर भी नजर रखी, ये भी एक प्ले है इथेनॉल का। तो एग्रीकल्चर फोकस सेकंड हाफ में देखने को मिला है मेरी टीम में। 10 के 10 शेयर देखिए सबने एक ही सेल उतारा है कावेरी सीड्स, क्योंकि इनके खिलाफ अब मामला जाते हुए दिख रहा है। एक कर्नाटका हाई कोर्ट से इनको जो स्टे ऑर्डर लगा था कि सरकार दाम नहीं तय करेगी, वो अब हट गया है, तो सरकार ही अब दाम तय करेगी सीड के। इसके अलावा अगर आप देखें जो बाय कॉल है उसमें ग्लेनमार्क है, काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके आएंगे और इस पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अंदर नोसिल पे भी आपको ध्यान रखना है, इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पे आप नजर रखें, सरकार को उन्होंने 9 करोड़ से ज़्यादा प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए हैं जो कि 77 रुपये के ऊपर के रेट के है, तो इसका फायदा इसको मिलेगा। CMPA भी कम है। इसके अलावा विप्रो पे आप नजर रखें, एक ऑर्डर इनको मिला है थेम से। और इसके अलावा स्पाइस जेट और जेट एयरवेज पे आप नजर रखें क्योंकि भारत में डोमेस्टिक ग्रोथ एयर ट्रैफिक की काफी शानदार, जिसने अमेरिका को भी हरा दिया है। इसके अलावा त्रिवेणी और साथ ही उगार शुगर पे आप शुगर के तौर पर नजर रख सकते हैं। सरकार से कहा गया है कि 5 लाख की जो लिमिट है स्टॉक होल्डिंग की, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, कल का और आज भी कंटिन्यू होता दिखेगा। फ्री हिट के तौर पर आप जिस पर नजर रखेंगे तमिलनाडु पेट्रो, इसके घाटे से मुनाफे में आने के पूरे इस बार चांसेस हैं क्योंकि पेट्रोकेमिकल डिवीजन के अंदर मार्जिन्स काफी अच्छे रहे हैं। चलिए, तो इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज अच्छा एक्शन इनमें देखने को मिल सकता है, मुनाफा कमाने का दमखम ये शेयर रखते हैं। लेकिन आप इस समय देखिए करीब सुस्त शुरुआत होने का मन बन रहा है। 7717 के आसपास शुरुआत होगी। निफ्टी की 17 अंक की कमजोरी के साथ 40 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स से शुरुआत करने वाला है। लेकिन एक्शन नतीजों के दम पर कई शेयरों में देखने को मिलेगा। तल वर्कर्स देखिए, और IIFL होल्डिंग के नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद अच्छे आए, नोसिल के नंबर्स अच्छे आए, इन शेयरों पर नजर रहने वाली है। और MCX ने जिस तरह से कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, ये शेयर 4.5% नीचे खुलने की तैयारी में। जी शिपिंग भी नीचे खुलने की तैयारी में इस समय नजर आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलने वाला है अनिल आज। बिल्कुल, और नंबर्स के दम पर ही ये एक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय एयरटेल, इस स्टॉक पर राय ली जाए, एक चार्ट्स देखकर फटाफट बताएं राकेश, क्या खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि खबरें ये आ रही कि अफ्रीका के कारोबार में कुछ और एसेट्स ये बेचने की योजना बना रहे हैं। कॉन्गो करके एक देश है, वहाँ पर इनके पास कुछ टावर्स है। स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में टॉप गेनर दिख रहा है निफ्टी में मुझे 0.1% की मजबूती के साथ। क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है। नीचे में 352 एक इमीडिएट सपोर्ट है। कोई बाइंग करना चाहे तो 352 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर टेक्निकली देखें तो 370 तक की रैली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। चलिए, कल हमने देखा था थोड़ा कमजोरी भरा एक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन 950 टावर बेचेगा ये रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में हीलियस नाम की कंपनी को। तो इस शेयर पर आज नज़र होनी चाहिए आपकी ज़रूर। लेकिन आप देखिए, हीरो मोटोकॉर्प 1/4% मजबूती के साथ खुलने की इस समय तैयारी करता हुआ दिख रहा है। SBI जैसे शेयर भी थोड़ा सा मजबूत खुलने की तैयारी कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन एक सेक्टर और एक शेयर जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर खुलेगा वो है ITC का, 1.5% नरमी के साथ खुलेगा। और हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि यहाँ खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मेटल शेयरों पर अब क्या राय निकल कर आ रही है ठुकराल साहब? मेटल शेयरों ने काफी कमजोर प्रदर्शन दिखाया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद। अब क्या व्यू बन रहा है, कौन से पर आपकी नजर है? देखिए, जैसे मैंने अभी भी कहा, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा और अभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर है, तो वो थोड़ा सा अभी भी वर्कआउट करेगा। जैसे टाटा स्टील मुझे ऐसे लगता है 325 तक आ सकता है। आपका वेदांता है जिसको मुझे लगता है 98-99 पे आके सपोर्ट मिलेगा। ओके। तो और JSPL की अभी बात हो रही थी 62-63। आप बहुत अहम सपोर्ट्स के पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल 1-2 सेशंस का और पेन देखने को मिल सकता है। और ये देखिए इंटरेस्टिंग रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की ITC पर, जो पोल, क्विक पोल, ऑनलाइन पोल जिसे कह सकते हैं, राकेश सेल करें, संदीप सेल करें, संदीप जैन भी सेल करें और मयूरेश करें कि अवॉइड करें। और कोई बड़ी बात नहीं है हेमंत, फिर ऐसे में
अगर निफ्टी पर टॉप लूजर 1.5% नीचे आईटीसी का स्टॉक खुलता है तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय का दम देखिए आप। बिल्कुल, और ये बड़ा हैवी वेट है। देखिए जिस तरह से कल आधी बाजार की तेजी के पीछे एचडीएफसी जिम्मेदार था, आज बाजार की आधी कमजोरी का एक शेयर अगर जिम्मेदार हो सकता है तो वो आईटीसी हो सकता है। तो खुलते ही आपको बताएंगे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये स्टॉक। फिलहाल ये था वो डिपस्टिक सर्वे जिसे हम कहते हैं, जो हमने कुछ देर पहले किया था। बड़ी मुश्किल की बात है इस कंपनी के लिए। आप देखिए, और आप कुछ दिनों पहले एफडीआई से रिलेटेड खबरें भी आ रही थी, देखिए वो भी नेगेटिव थी कि सरकार यहाँ पर जो इनके अलग अलग डिविजन्स में एफडीआई आता है वो भी रोकने की बात कर रही है। तो सिगरेट के अगेंस्ट सरकार जाती हुई दिख रही है। खबर तो आने वाली है नहीं यहाँ पर। जी हाँ, अब सरकार ही जब देखिए ज्वेलरी कंपनियों के पीछे लगी हुई है, सिगरेट कंपनियों के पीछे लगी हुई है, तो दिक्कत की बात है। अच्छा, एक चीज और हेमंत में देख रहा था अभी जो दर्शकों को बताना जरूरी है, और वो है शुरुआत में आपको हम जब ग्लोबल मार्केट डिस्कस कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि देखो चीन पे नजर रखिए, करेंसी फिक्स होने वाली है। अब आप देखिए चीन के बाजार 0.25% कमजोर हो गए हैं। हालांकि एक अच्छी बात हमारे लिए है कि हम चीन के बाजार पर डायरेक्टली आजकल रिएक्शन देना हमने बंद कर दिया, जापान पर देना शुरू किया। हाँ, तो जब तक बहुत ज़्यादा ना गिरे घबराने, लेकिन नज़र रखना जरूरी है क्योंकि 0.2% गिरा है। अब थोड़ा और बढ़ा जाए तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो चीन पे नज़र रखिए। हांगकांग 1.25% नीचे। सबसे बढ़िया बात ये जो हेमंत कह रहे हैं कि निक्केई पर हम फोकस करते हैं, निक्केई 1% ही कमज़ोर है और इतनी कमज़ोरी हम पचा सकते हैं। और यही वजह आप देखिए सिर्फ 17 अंक नीचे दिख रहा है आपको निफ्टी, और सिर्फ 38 अंक नीचे दिख रहा है आपको सेंसेक्स प्री ओपनिंग सेशन में। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख रहा है रिजल्ट के दम पर, वो है एनडीटीवी 2.5% मजबूत दिख रहा है, आईएफएल 1.5% मजबूत दिख रहा है। ये स्टॉक दो हैं जो एक्शन में नजर आ रहे हैं मुझे प्री ओपनिंग सेशन में। और हिंदुस्तान कंपोजिट की बात आपने की 12% ऊपर दिख रहा है, वॉल्यूम कम है लेकिन बड़ा मजबूत दिख रहा है। सिम्फनी एक और ऐसा स्टॉक है जो खबरों में है। वॉल माउंटिंग कूलर्स जो इन्होंने बनाए हैं उसके लिए ग्लोबल पेटेंट ये पेश करने वाले हैं, ये लेने वाले हैं, फाइल करने वाले हैं। सिम्फनी के शेयर पर भी नजर रखिएगा, यहाँ पर भी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं और काफी सारी एनबीएफसीज पर भी आज नजर होगी। देखना होगा किस तरह का वो प्रदर्शन दिखाते हैं। ये कूलर दीवार में लगेंगे, इसका मतलब ये इसका वो क्लाउड नाम से जो इन्होंने प्रोडक्ट निकाला है जिसके लिए ये ग्लोबल पेटेंट लगा रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा। मतलब एसी की तरह कूलर भी अब आप दीवार पे लगा पाएंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो जैसे विंडो एसी होता है वैसे विंडो कूलर भी अब आएगा। इंटरेस्टिंग। तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। काफी सारे शेयर हैं जो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर मिलने वाला है, लेकिन एक सेक्टर जो कमजोर है और हैवी वेट है वो है टेक महिंद्रा। देखिए कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। आईटी शेयरों में थोड़ा दबाव के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं इस समय। और आप देखिए टाटा मोटर्स कल जरूर रिकवर किया था, लेकिन आज ये भी 0.5% नरमी के साथ खुलने के संकेत देता हुआ। ओके, तो ये है स्टॉक्स तमाम एक्शन में, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी 1.25% मजबूत दिख रहा है, इक्विटास 1.25% मजबूत दिख रहा है। इन स्टॉक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। ये तमाम एनबीएफसी कंपनियां एक्शन में रडार पर रहनी चाहिए। इक्विटास तो आज अपने नतीजे भी देने वाला है, लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे होंगे, उस पर नजरें जरूर आप बनाए रखें, जमाए रखें। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। प्री ओपनिंग सेशन का संकेत 38 अंक नीचे सेंसेक्स, 17 अंक नीचे निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में एकदम शांत शुरुआत और बैंक निफ्टी 15 अंक नीचे आपको नजर आएगा। तो कोई खास बदलाव होगा इसकी संभावना कम है। हाँ, नतीजों के दम पर जरूर एक्शन दिखेगा और जिसमें टॉप लूजर दिख रहा है एमसीएक्स 5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 0.5% मजबूत दिख रहा है। नंबर्स की बात तो बाजार को नंबर्स ठीक लग रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और उस लिहाज से नंबर्स बुरे नहीं है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 60 अंक नीचे सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है, अब है 87 अंक नीचे, 100 अंक नीचे सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा है, तो कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। 125 अंक नीचे सेंसेक्स और अब कमजोरी है 140 अंकों की सेंसेक्स में। हर टिक के साथ नीचे जाता हुआ 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में हो चुका है। 160 अंक नीचे सेंसेक्स और अब इस लेवल पर जाकर पहली टिक रुकती हुई नजर आ रही है। निफ्टी में देखिए 37 अंकों का नुकसान, ठीक उतना ही जितना आपको एसजीएक्स निफ्टी पे दिख रहा था। तो 7,700 के करीब खुलता हुआ निफ्टी, उससे थोड़ा सा नीचे कहा जा सकता है और नुकसान का जिम्मेदार है आईटीसी, 3% का बड़ा कट। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे, टीसीएस 1.5%, टीसीएस क्यों गिरा है 1.5%? ये डोनाल्ड ट्रंप के ये सब जो कल से ही आप देखिए उससे माहौल खराब होता दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को देखिए ये कमजोर हुआ है। मेटल्स की बात आप कर रहे थे, सारे मेटल्स कमजोर हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, देखिए हाँ सारे के हम निफ्टी में बचे ही 2 हैं, तो ये कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा बीपीसीएल 1% नीचे, लेकिन सबसे बड़ी कट आईटीसी से 3.5% का नुकसान। मजबूत क्या है? आईशर मोटर्स 0.5%, एचडीएफसी 0.5% और भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल और कुछ हद तक सरकारी बैंक बीओबी और एसबीआई दोनों ने की है आज पॉजिटिव शुरुआत में। वायदा कारोबार में बता दूं, आईटीसी के अलावा
जेपी एसोसिएट छोड़ दीजिए 700 रुपये का शेयर है। कावेरी सीड्स 2% नीचे है। हेक्सावेयर 1.5% नीचे, यहाँ पर थोड़ा दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज भी आज तेजी से फिसला है, यहाँ देखना होगा क्यों इतनी गिरावट आ रही है। आइए मजबूत शेयर बता दूं, सिंडिकेट बैंक, यहाँ पर इन्होंने सरकार को कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए हैं। ये खाली एक बुक एंट्री होती है, कोई खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन स्टॉक 1-1.25% मजबूत है। टीवीएस मोटर, डाबर थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और पीसी ज्वेलर्स, जो हेमंत आपने स्टॉक 20 में पूरा फोकस अक्षय तृतीया पर किया, उसका फायदा इस शेयर को जरूर मिल रहा है। जी, कई शेयर हैं जो थोड़ा बहुत मजबूती दिखा रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स, टीबीजी जैसे स्टॉक्स 1-1.5% ऊपर हैं। आज अक्षय तृतीया, जैसा कि अनिल भी कह रहे हैं कि सोमवार को उससे पहले कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन देखिएगा, नजर रखिएगा टाइटन के नंबर्स किस तरह से आते हैं। वही दरअसल आज पूरी ज्वेलरी सेक्टर का रुझान तय कर सकते हैं। तलवारकर्स के शेयर पर नजर रखिए, अच्छे नंबर्स के बाद 2% की तेजी। हिंदुस्तान कंपोजिट में 3% तक की तेजी। नोसिल के नंबर्स अच्छे, 1% मजबूत खुला है ये स्टॉक। IIFL होल्डिंग के नंबर्स भी अच्छे, ये भी देखिए 2% की मजबूती के साथ दिखा रहा है तेजी। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां बढ़त के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। फर्टिलाइजर शेयर भी थोड़ा सा मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं आपको। फैक्ट जैसे शेयरों में देखिए तेजी है। इक्विटास पर अनिल की नजर है, आप देखिए ये 1% की मजबूती के साथ इस समय खुलता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, जैसा कि हम आपको कह रहे थे, नंबर्स तो इनलाइन आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने जिस तरह से गाइड किया है आगे आने वाले समय के लिए, उसको लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। नंबर्स में कोई खराबी नहीं थी, कोई अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज भी दरअसल नहीं देखने को मिला, इसीलिए लोग शायद यहाँ पर मुनाफा वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। 1% की गिरावट देखने को मिली। देखना होगा आगे दिन में ये शेयर किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन अनिल, आज का सबसे बड़ा लूजर ITC, और अभी हम आपके सामने दिखाएंगे कंट्रीब्यूटर्स, तो आप देखेंगे कि आधी गिरावट तो कम से कम ITC की वजह से आज देखने को मिल रही है। अच्छी बात बाजार के लिए अनिल ये है कि HDFC फिर से कम स्टेबल है, लाल निशान में नहीं है, और इस हफ्ते इस स्टॉक ने बड़ा सहारा दिया है। 2 पॉइंट का देखिए तेजी है। ITC, ये देखिए कंट्रीब्यूटर्स आ गए, 13 अंक की गिरावट इसी एक शेयर की वजह से आज देखने को मिल रही है। तो आधी गिरावट का जिम्मेदार ITC के साथ साथ देखिए गोल्डफील्ड फिलिप्स भी गिरी है 4.5%। ये दूसरी कंपनी सिगरेट बनाने वाली, हालांकि VST में कमजोरी नहीं, लेकिन गोल्डफील्ड फिलिप्स में कमजोरी है। गोल्डन टोबैको भी देख लीजिए, ये एक और कंपनी है सिगरेट बनाने वाली, जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पर सेंटिमेंट के लिहाज से खराब असर होता दिख रहा है। 7,700 पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। मैं बता दूं आपको लो क्या बनाया हमने, निफ्टी पर बनाया है आज का लो 7695। तो जो पिछले 3-4 सेशन में हमने बार 7,700 से 2-4 पॉइंट नीचे जाने की जो एक वो ट्रेंड बना रखी है, आज भी वैसी हुई है। अब देखेंगे कि यहाँ से रिकवरी दमदार होती है या नहीं, वो बड़ा सवाल है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी को देखिए आधा % के आसपास कमजोर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी फ्लैट है। यहाँ पर उतनी कमजोरी है नहीं जितनी कमजोरी आपको दूसरी जगह नजर आएगी। चलिए अब मैं राय लूँ कुछ स्टॉक्स पर जहाँ पर एक्शन भरपूर है आज के सेशन में, और जहाँ पर पोजीशन बनने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हीरो मोटोकॉर्प जो 1-1.25% कमजोर है, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। नतीजे के बाद क्या शॉर्ट करना चाहिए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्या राय होगी हेमंत ठुकराल जी आपकी? देखिए अनिल जी, स्टॉक मेरे ख्याल खड़ा ही या स्ट्रॉन्ग या मतलब गिरा कम था नतीजों की वजह से, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इट इज़ बिकम मोर ऑफ सेल ऑन न्यूज़। आप बाकी देखिए बजाज ऑटो, TVS मोटर्स वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल इसलिए हीरो मोटर्स आज थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। और अब स्टॉक को 2930 बहुत एक स्टिफ रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन पहले स्टॉक को कंफर्म वीकनेस करने के लिए 2835 2830 तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो 2830 के नीचे अगर जाता है तो और एग्रेसिवली कर सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 2930 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए, बिकॉज दैट इज अ लेवल जो मुझे लग रहा है हीरो मोटर को क्रॉस करने में प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है हीरो मोटो पर। भारतीय एयरटेल 1-1.25% मजबूत है। टॉप गेनर दरअसल यही है, जिस तरह से रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में अपने कुछ और एसेट्स बेच रहे हैं। ये बताइए फंडामेंटली ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? हालांकि खबरें काफ़ी ख़राब आती हैं नए कॉम्पिटिशन्स को लेकर, अब आगे चलकर ऑक्शंस में इनको एग्रेसिवली शायद बिड करना पड़े, जिस तरह से कीमतें काफ़ी ऊपर की रखी गई हैं। कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? यहाँ पर क्या खरीदारी करनी चाहिए मयूरेश जी, या आपको लगता है अवॉइड श्रेणी में रखना चाहिए स्टॉक को?
नहीं रादर हेमंत जी, आई थिंक मुझे लगता है रिजल्ट्स की और एक क्वार्टर के लिए एटलीस्ट राह देखनी चाहिए। डीलेवरेजिंग करना बहुत ज़रूरी है इनको बैलेंस शीट पे, और मैनेजमेंट का फोकस भी बहुत क्लियर है एस्पेक्ट पे। दूसरी बात, जैसे इनके केपेक्स प्लान्स है बिफोर रिलायंस जियो कम्स आउट विद दिस लॉन्च, काफ़ी एग्रेसिवली केपेक्स कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं। तीसरा, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो 700 मेगाहर्ट्ज की प्राइसिंग बैंड्स हैं 11,300 11,400 पर मेगाहर्ट्ज के हिसाब से, आई थिंक दैट इज गोइंग टू ऑल्सो टेक अ टोल इफ दीज ऑपरेटर्स बिड फॉर दैट। चौथा, आई थिंक जो कॉल ड्रॉप केस है उसका क्या आउटकम आता है, ये एक बेरिंग लेता है अर्निंग्स पे। और पांचवा, प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हाउ द डेटा रेवेन्यूज आर पैनिंग। हालांकि एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, डेटा रेवेन्यूज पर मेगाबाइट में गिरावट दिख रही है, एंड दैट कैन फर्दर एस्केलेट अगर रिलायंस जियो जब भी लॉन्च करता है एग्रेसिव प्लान से। हालांकि दैट इज गेटिंग ऑफसेटेड विद द काइंड ऑफ डेटा वॉल्यूम्स दैट भारती इज डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स देख के ही ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए। स्टेबिलिटी नंबर्स में आनी बहुत जरूरी है, और रिलायंस जियो के लॉन्च प्लान जब आते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिसरप्टिव काइंड ऑफ अ सिनेरियो इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। और इस बीच देखिए आप, बाजार ने 7,700 को निर्णायक तौर पर तोड़ा है, क्योंकि अब जिस तरह से कारोबार होता हुआ दिख रहा है वो थोड़ा डराने वाला। 200 अंकों का नुकसान अभी भी मैंने सेंसेक्स में देखा, अभी 175 अंक नीचे है, और आज का निफ्टी का लो 7678 यानी कि 7,700 से लगभग 22 अंक नीचे तक फिसला है। तो क्या चार्ट्स पर वाकई में एक अच्छी कमजोरी के संकेत आ चुके हैं 7,700 के नीचे, ये जानते हैं। राकेश जी बताइए, चार्ट्स देखकर क्या हो रहा है? अनिल जी, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं, और इमीडिएट एक जो सपोर्ट निकल के सामने आ रहा था 7700 का, वो सपोर्ट टूटा है, और मार्केट में गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती है। नीचे में 7650 एक नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां तक मार्केट गिर सकता है, उसको भी तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें, स्पेशली अगर आप लॉन्ग साइड में हैं तो। बिल्कुल, और कल का व्यू जो है राकेश का वो बिल्कुल सही था। आप देखिए कल जब बाजार रिकवर कर रहा था तब भी वो कह रहे थे आप ध्यान को बदलिए मत, मंदी का ही ध्यान रखिए, उछाल में बिकवाली करिए, और आज भी उस स्टांस पर बरकरार हैं। यहाँ पर प्रेशर और देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज अनिल काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अगले हफ्ते इसके नतीजे आने वाले हैं 12 तारीख को। ये शेयर नतीजों से पहले आज थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। राकेश, इसके चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखें तो चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं है, स्टॉक का चार्ट ऑलरेडी नेगेटिव है। खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और नतीजों से पहले अगर आप देखें तो कल स्टॉक ने 2950 का एक इमीडिएट सपोर्ट तोड़ा था। किसी तरीके की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए। अगर शॉर्टिंग करते हैं तो इमीडिएटली नियर बाय कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो उछाल पे ही बिकवाली करनी चाहिए। बिकवाली करने के लिए थोड़ा उछाल का इंतजार कर लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखिए 16,200 के आसपास का लेवल जो अहम है उससे थोड़ा सा नीचे फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक क्लियरली वैसा ब्रेकडाउन नहीं दिया जैसा निफ्टी ने कुछ देर पहले दिया, क्योंकि 16,186 के आसपास रुक गया, और कल का लो भी लगभग यही थे 16,193 का। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा अभी सपोर्ट करने की कोशिश। आईसीआईसीआई बैंक अब तक ऊपर था, लेकिन देखिए वो अब नीचे आ रहा है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक आप जब बात कर रहे थे तभी देखिए हल्के हल्के नीचे आना वापस से शुरू कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक इस हफ्ते आप देखिए 9.5% की ये गिरावट दिखा चुका है। इसके चार्ट सब आपको कैसे लग रहे हैं? क्या ये वापस 200 के करीब जाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल हेमंत जी, 200 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। 220 का एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ा है। नतीजों के बाद से एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिला है। बट अगर बैंकिंग में पोजीशन लेनी है, जैसे हेमंत जी भी जिक्र कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक अगर रिवर्सल दिखाएगा, इंडसइंड बैंक रिवर्सल दिखाएगा, तो अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक 1030 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और 1026 का अगर लेवल कैश में टूटेगा तो मुझे लगता है गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1026 के नीचे इंडसइंड बैंक को बेचना चाहिए 1047 के स्टॉप लॉस के साथ। 1026 के नीचे इंडसइंड बैंक बेचे। ये प्राइवेट बैंक 3-4 मिलके जो रोके हुए थे, जो कितनी देर तक रोकेंगे वो देखने वाली बात। लेकिन एक चीज पक्की है कि गिरने की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही है। रुक रहे हैं बाजार यहाँ पर अब कम से कम शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा हो सकता है इन लेवल्स में मिलता हुआ दिखे। नतीजे वाले शेयर जो बड़े कमज़ोर हैं, एमसेक्स 4% नीचे, आरती ड्रग्स ये 3-3.5% मजबूत हैं। हिंदुस्तान कंपोजिट 17-18% मजबूत हो गया। हिंदुस्तान कंपोजिट अब 1100-1000 रुपये का स्टॉक है। ज़्यादा लोग ट्रेड तो करते नहीं, लेकिन मजबूत हो गया है जबरदस्त ये स्टॉक। और तलवलकर्स अब ये 5% मजबूत हो चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। इन सारे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की तरफ है। तलवलकर्स पे अब 205-206 के आसपास क्या लेवल्स अहमियत रखते हैं ये बताएं राकेश, फटाफट चार्ट्स देखकर।
इस तरीके से स्टॉक ने लेवल तोड़ा है तो मुझे लगता है ऊपर में 216 217 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज सर्टन है कि स्टॉक का एक बॉटम लग चुका है 186 187 पर। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, अपने लोस को नहीं तोड़ेगा और ऊपर में 216 217 एक इमीडिएट लेवल्स है और एक बार 217 के लेवल टूटेंगे तो एक बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो तलवारकर्स के लिए ये राय आती हुई रिको इंडिया फिर सर्किट 2% नीचे है इस समय। नहीं तो 2% का तो नहीं हो गया सर्किट, पता नहीं। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इस शेयर में। जिस तरह से 2 दिन हमने देखा था 5% के लोअर सर्किट यहाँ पर लगे थे और आज 680 शेयर का ट्रेड हुआ है। तो ये शेयर आप ध्यान रखिए। हमने आपको कल भी बताया था कि 26 मई से BSE ने कहा है कि ये सस्पेंड हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी और इनको 21 दिन का समय भी दिया है। जो अब कल तक इन्होंने किया तो 20 दिन का समय इनके पास है बताने के लिए कि 2 तिमाहियों के नंबर्स कैसे रहे थे। इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेकिन IPO मार्केट देखिए गर्म है और थायरोकेयर और उज्जीवन की लिस्टिंग अगले हफ्ते देखना होगा किस तरह की होती है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफी सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन पराग मिल्क फूड को देखिए थोड़ा ठंडा रिस्पांस मिला है पिछले 2 दिनों में हमने देखा है। देखना होगा आज ये कैसा भरता है। एक बार राय ले लेते हैं। मयूरेश, आपकी क्या राय है? पराग में पैसा लगाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इसे? नहीं, I mean, जैसे इसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं और जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, स्पेसिफिकली अगर हम घी और चीज़ की बात करें, वहाँ पे एक अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली FY15 और FY16 जो 9 महीने का एक टेंटेटिव नंबर्स हमें मिले हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो एक ग्रोथ है 60% के लगभग, आई थिंक घी से 28%, चीज़ से 20%, फ्लेवर्ड मिल्क से 5 से 6%। आई थिंक ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। जो कोर मिल्क का कारोबार है और जो इसके कॉम्पिटिटर्स भी है, प्रभात डेयरी, हैटसन एग्रो, हेरिटेज फूड्स, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहता है। तो आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज और मार्जिन रहते हैं स्पेसिफिकली मिल्क बिजनेस से सबड्यूड रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस IPO आई थिंक एक्सपेंशन कर रहे हैं प्लांट में, पूना में और आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे आई थिंक उनका जो 40 MT का चीज प्रोसेसिंग था वो 20 MT से बढ़ेगा, अराउंड 60 MT। हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो मुझे लगता है आई थिंक एज द मार्केट ग्रोज फॉर चीज और इनका जो मार्केट शेयर है 32% का, इधर दे विल बी एबल टू मेंटेन दैट मार्केट शेयर और ग्रो दैट, लेकिन ग्रेटर पाई मिलेगा इन द हायर मार्जिन चीज एंड वैल्यू एडेड बिजनेस। तीसरी बात आई थिंक जैसे ये अपनी डेट रिड्यूस कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगे वो कम होंगे, एसेट टर्नओवर रेशियोज शुड लार्जली इंप्रूव फॉर दिस कंपनी। और वैल्यूएशन अगर प्रभात के साथ में कंपेयर करो तो काफी चीप है। इट्स ट्रेडिंग अराउंड 33 टाइम्स कंपेयर टू 48 टाइम्स। तो मुझे लगता है कि द स्टॉक शुड डू वेल। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स शायद इंप्रूविंग ट्रेंड पे है, तो मैं एक पॉजिटिव उम्मीद रखता हूँ स्टॉक से। चलिए, तो पॉजिटिव उम्मीद है पराग से। लेकिन प्रभात ने जब इशू लाया था, आपको याद होगा, तब एक बार अपना प्राइस बैंड को नीचे किया था और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये इशू भी थोड़ा महंगा है। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से जिस क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं और ऑप्शन लोगों के पास है, इसे अगर अवॉइड करें तो हर्ज नहीं है। मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो कंपनी के फंडामेंटल्स उसको देखते हुए मतलब मैं तो पास कर दूंगा कि जाने दीजिए, एक छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा उज्जीवन में बनी रहा है। हम जोर जोर से कह रहे थे कि लगाइए पैसा, थायरोकेयर के लिए हमने कहा ही है। तो पराग मिल्क फूड अगर छोड़ दें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। और अगर लगाना ही है, अगर लगाना ही है तो फिर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से। लोग फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। देखिए तलवारकर की सेल्स जिस तरह से बढ़ी है 7% तो भाग्य है। तलवारकर का शेयर देखिए अब 7.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोसिल में तेजी है। गीतांजलि जेम्स, PC ज्वेलर्स, ज्वेलरी शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आज थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये बताइए बंसल जी, कोई ज्वेलरी स्टॉक में इंट्राडे के लिहाज से क्या तेजी करनी चाहिए या रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि टाइटन के नंबर्स आने वाले हैं? कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट एक चीज सर्टन है कि चार्ट्स के लिहाज से, मीडियम टर्म चार्ट के लिहाज से ज्वेलरी शेयरों में टाइटन के लिए ऐसा लगता है कि वर्स्ट ओवर है। स्टॉक ने एक बेस बना लिया है और स्टॉक गिरावट पे टाइटन को खरीदना चाहिए। इंट्राडे के नजरिए से इस स्पेस को आज के लिए अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे के लिए अवॉइड करें तो बेहतर होगा। लेकिन एक स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और वो है जेट एयरवेज। जरा हेमंत जी आप देखिए वायदा कारोबार में क्या हो रहा है। स्टॉक में 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 1.25% मजबूत है, जबकि क्रूड ऐसा मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर ही है, नीचे नहीं है। उसके बावजूद ये स्टॉक अच्छा भाग रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? नहीं देखिए, ये स्टॉक थोड़ा सा मेरी राय अलग रही है। जहाँ पे मार्केट मुझे वीक ज़्यादा लगी है, ये स्टॉक 615 620 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता रहा है और ये 645 650 पे स्ट्रगल करा है इसने। बट मेरे ख्याल से क्योंकि अब वापस से उसी रेंज में आ रहा है जहाँ पे इसको बाइंग सपोर्ट है,
तो मेरे ख्याल इसको देखना चाहिए। 618 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया हुआ है, बट द डे इट क्रॉसेस 645, अगर 645 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट 670 का ही बनता है। तो फिलहाल तो थोड़ा सा साइडवेज रेंज में है। 600 आपका 617 620 का सपोर्ट है और 645 का आपका रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है जेट एयरवेज पर अच्छा प्रदर्शन आज कमजोर बाजार में ये शेयर दिखाता हुआ। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। मयूरेश, हेमंत, राकेश, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर शेयर्स और सेक्टर पर, बाजार पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। 175 अंक की कमजोरी देखने को मिल रही है सेंसेक्स में।